नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 10th के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण किसे कहते हैं। देखते हैं, निषेचन के बाद बनने वाली प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण कहते हैं। कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली प्रारंभिक अवस्था को भ्रूण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कैलस किसे कहते हैं। तो पौधों में अविभेदित कोशिकाओं के समूह को कैलस कहते हैं। पौधों में अविभेदित कोशिकाओं के समूह को कैलस कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द्विखंडन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। जिस प्रक्रिया में एक जीव दो समान भागों में विभाजित होकर नए जीव बनाता है उसे द्विखंडन कहते हैं। और द्विखंडन का उदाहरण है अमीबा, जिसके अंदर द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, अंकुरण किसे कहते हैं। देखते हैं, बीज से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। यानी कि बीज से नए पौधे बनने की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्लेसेंटा या अपरा किसे कहते हैं। देखते हैं, माता और भ्रूण के बीच पोषण तथा गैसों के आदान प्रदान करने वाली संरचना को प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। यानी माता और भ्रूण के बीच, यानी माता और बच्चे के बीच पोषण तथा गैसों के आदान प्रदान करने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, या इसको हिंदी में कहते हैं अपरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, यौन संचरित रोग किसे कहते हैं, नाम लिखिए। जो रोग यौन संबंधों द्वारा फैलते हैं उन्हें यौन संचरित रोग कहते हैं। उदाहरण के लिए एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया, ये 3 रोग यौन संचरित रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण किस अंग में होता है। तो पुरुषों में जनन से संबंधित अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। यानी पुरुषों में जनन से संबंधित अंगों के समूह को नर जनन तंत्र कहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, 2 नाम लिखिए। जो जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा है, पैरामीशियम है, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसका एक महत्व लिखिए। तो देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन वो कोशिका विभाजन है जिसमें एक जनक कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है तथा प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या एक मूल कोशिका की आधी रह जाती है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं यानी कि शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण के समय होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण के समय होता है। अब इसका महत्व है, अर्धसूत्री विभाजन के कारण जीवों में गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है तथा नई संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आपके, राइजोपस कवक में जनन कैसे होता है। देखते हैं, राइजोपस कवक में मुख्यतः बीजाणुओं द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके शरीर पर विशेष संरचना बनती है जिन्हें बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। इनमें अनेक सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। जब बीजाणुधानी फटती है तब ये बीजाणु बाहर निकलकर अनुकूल परिस्थितियों में नए राइजोपस कवक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव व रजोधर्म किसे कहते हैं। देखते हैं, स्त्रियों में प्रत्येक माह गर्भाशय की आंतरिक परत का टूटकर रक्त एवं ऊतकों के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलना ऋतुस्राव या रजोधर्म कहलाता है। यानी कि स्त्रियों में प्रत्येक माह गर्भाशय की आंतरिक परत का टूटकर रक्त एवं ऊतकों के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलना ऋतुस्राव या रजोधर्म कहलाता है। यह प्रक्रिया 28 दिनों के
अंतराल पर होती है। कितने दिनों? 28 दिनों के अंतराल पर यह प्रक्रिया होती है और किशोरावस्था से प्रारंभ होकर एक निश्चित आयु तक चलती है। ये स्त्रियों में प्रजनन क्षमता का संकेत है। ये स्त्रियों में प्रजनन क्षमता का संकेत होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन तकनीक क्या है? एक उपयोग लिखिए। तो देखते हैं उत्तक संवर्धन तकनीक। प्रयोगशाला में पौधों के किसी छोटे उत्तक कोशिका या भाग को कृत्रिम पोषक माध्यम में उगाकर नए पौधे तैयार करने की विधि को उत्तक संवर्धन तकनीक कहते हैं। इसके उपयोग है, इस तकनीक द्वारा कम समय में बड़ी संख्या में रोग मुक्त तथा समान गुणों वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पोषण विधि को समझाइए। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है जो होलोजोइक पोषण विधि अपनाता है। कौन सी? होलोजोइक पोषण विधि अपनाता है। इसके शरीर पर छोटे छोटे रोम जैसे सीलिया होते हैं। ये सीलिया भोजन को मुख छिद्र तक पहुंचाते हैं। भोजन कोशिका के अंदर भोजन रसदानी में पहुंचता है, जहां एंजाइमों द्वारा उसका पाचन होता है। पचा हुआ भोजन शरीर में अवशोषित हो जाता है तथा अपचित पदार्थ कोशिका द्वार से बाहर निकल जाता है। यानी कि जो अपचित पदार्थ होता है वो कोशिका द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाघ की छोटी आंत की लंबाई कम क्यों होती है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखते हैं, बाघ मांसाहारी जीव है। मांस का पाचन अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है, इसलिए भोजन को लंबे समय तक आंत में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण बाघ की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। यानी कि बाघ एक मांसाहारी जीव होता है। बाघ का जो मांस का पाचन अपेक्षाकृत जल्दी हो जाता है, इसलिए भोजन को लंबे समय तक आंत में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए बाघ की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? देखते हैं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो है कि भोजन में आयरन की कमी, दूसरा है पौष्टिक आहार का अभाव, तीसरा है अधिक रक्तस्राव, 4 नंबर पे है कि विटामिन B12 तथा फोलिक अम्ल की कमी। विटामिन B9 का नाम है, रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। अगला है कि लंबे समय तक बीमारी रहना। लंबे समय तक अगर बीमार रहते हो तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग होता है, जिससे कमजोरी और थकान महसूस होती है। जिससे कमजोरी और थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में अग्नाशय रस की भूमिका समझाइए। देखते हैं, अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस स्रावित होता है। इसमें कई पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे पहला है एमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज पाचन करता है। दूसरा है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। तीसरा है लाइपेज, जो वसा का पाचन करता है। यह रस छोटी आंत में पहुंचकर भोजन को सरल पदार्थों में बदलता है, जिससे उनका अवशोषण आसानी से हो सके। अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। ये प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। समीकरण है जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी 6 जल के अणु और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में पचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है, समझाइए। तो देखते हैं, पचित भोजन का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं,
जो अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। पचा हुआ भोजन इन रसायनकों द्वारा अवशोषित होकर रक्त में पहुंचता है। रक्त इस भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। रक्त क्या करता है कि भोजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव में पोषण विधि को समझाइए। देखते हैं, एक कोशिकीय जीव भोजन को कोशिका झिल्ली द्वारा ग्रहण करते हैं। किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली द्वारा ग्रहण करते हैं। भोजन कोशिका के अंदर पहुंचकर भोजन रसदानी में पचता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कोशिका द्वारा कर लिया जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। अमीबा इसका प्रमुख उदाहरण है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें यह पोषण विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में 4 अंतर लिखिए। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें एक जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि नर और मादा दोनों लैंगिक जनन में प्रेजेंट होते हैं। और अलैंगिक जनन में या तो नर या मादा दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होता है। अलैंगिक जनन युग्मकों का निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में संतान जनक के समान होती है, लेकिन लैंगिक जनन में संतान में विभिन्नता पाई जाती है। अलैंगिक जनन में यह प्रक्रिया सरल एवं शीघ्र होती है, लेकिन लैंगिक जनन में यह प्रक्रिया जटिल एवं धीमी होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। धन्यवाद।